हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। सो हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोर्शंस कवर कर लिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यंग टेलर डिस्टॉर्शन के ऊपर, जिसका एक और नाम है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। तो इसको यंग टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, इसका स्पेलिंग JH है, लेकिन इसको यंग टेलर, कोई कोई जॉन टेलर भी बोलता है, तो इसको यंग टेलर या फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोल सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक बहुत यूजी जेडबल या नीट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। तो ये यंग टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, हम लोगों ने पूरा समझ लिया। CFT क्या होता है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, थोड़ा बहुत समझा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी क्या होता है, उससे मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यंग टेलर डिस्टॉर्शन। ये टॉपिक देखने से हम लोग एक और अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। यंग टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, देखो हम लोगों ने देखा हमेशा d ऑर्बिटल स्प्लिट करता है दो लेवल में, Eg एंड T2G में। क्यों? जब लिगैंड आता है, लिगैंड आके दोनों ऑर्बिटल को डिफरेंटली इंटरेक्ट करता है। Eg का एनर्जी, Eg के साथ रिपल्शन उसका ज्यादा होता है, एनर्जी हाई हो जाता है। T2G के साथ उसका रिपल्शन कम होता है, एनर्जी लोअर हो जाता है। लेकिन याद रखना हमेशा यंग टेलर डिस्टॉर्शन क्या बोलता है। यंग टेलर डिस्टॉर्शन सिंपल एक ही बात बोला, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ ऑर्बिटल होगा, अगर सपोज हमारे पास एक T2G ऑर्बिटल है और एक Eg ऑर्बिटल है, अगर यंग टेलर डिस्टॉर्शन बोला, अगर Eg में कोई अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा Eg में, तब क्या होगा, तब हमेशा ये ऑर्बिटल फिर से स्प्लिट करेगा दो भाग में। ये ऑर्बिटल फिर से स्प्लिट करेगा दो भाग में। वही बोला यार, ने बहुत सिंपल बात बोला, जब भी कोई अनसिमेट्रिकली Eg ऑर्बिटल होगा, तब भी ये ऑर्बिटल दो भाग में भाग करेगा। क्यों करेगा हम लोग देख लेंगे। सिमिलरली जब भी कोई T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फील्ड रहा, तब ये भी दो भाग में भाग हो जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि कब, जब भी दोनों अनसिमेट्रिकली फील्ड रहेंगे, दोनों फिर से डिवाइड होगा, दो एनर्जी लेवल में भाग हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। इधर में तीन है, एक ऊपर दो नीचे, या फिर दो ऊपर एक नीचे आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा। क्लियर? तो ये रहा यंग टेलर का स्टेटमेंट, कुछ ऐसा ही। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि अनसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैं दिखाता हूं। ये हमारा Eg ऑर्बिटल और ये नीचे T2G। ठीक है, तो पकड़ लो, ये रहा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम सिमेट्रिकली है, तीन है सिमेट्रिक, मतलब ये D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 का क्या है, ये हाई स्पिन, D5 का हाई स्पिन है ये क्या है, एक और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाता हूं। पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो D8 कॉन्फ़िगरेशन स्पिन, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पहले मैंने सिंगली फिल किया है, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए। अगर इसको लो स्पिन करोगे ऐसे ही होगा, अगर इसको लो स्पिन भी करोगे ऐसे ही होगा। पकड़ लो, ये ज्यादा है तो D8 का कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाई स्पिन लो स्पिन D8 का सही में आएगा। तो मतलब ये क्यों सिमेट्रिक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे दो है, यहाँ पे पूरा एकदम फुल फील्ड है, हाफ फील्ड फुल फील्ड है, सिमेट्रिक। एक और सिमेट्रिक में दिखाता हूं। पकड़ लो, कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा है, पकड़ लो ये वाला सिस्टम, ये D10 सिस्टम है फॉर हाई स्पिन लो स्पिन बोथ, फॉर लो स्पिन हाई स्पिन बोथ, हाई स्पिन लो स्पिन बोथ। तो ये देखो, दोनों सिमेट्रिकल है, एकदम फुल फील्ड है। ठीक है, ये रहा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉन ना रहे तो इसको भी हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में डाल देंगे, d ऑर्बिटल में। अभी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाता हूं। पकड़ लो, कुछ ऐसा, 1
2, ये अनसिमेट्रिकल है। 1, ये अनसिमेट्रिकल है। 1 2 3, 1, ये अनसिमेट्रिकल है। 1 2 3 4, ये भी अनसिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 5 6, देखो यहां पे है अनसिमेट्रिकल T2G, यहां पे है अनसिमेट्रिकल T2G, यहां पे सिमेट्रिकल T2G, लेकिन EG अनसिमेट्रिकल है। यहां पे सिमेट्रिकल है T2G, यहां पे देखो अनसिमेट्रिकल T2G, अनसिमेट्रिकल T2G, अनसिमेट्रिकल EG, यहां पे अनसिमेट्रिकल T2G, यहां पे अनसिमेट्रिकल EG। तो ये गया अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी याद रखना यंग टेलर ने क्या बोला, यंग टेलर ने बोला कि जब भी कभी ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यंग टेलर ने बोला जब भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी ये डिस्टॉर्शन होगा, तभी स्प्लिट होगा, फर्दर स्प्लिटिंग होगा। कैसे? जब स्पेसिफिकली देखना, उन्होंने बोला जब EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगा, EG क्या बोलते हैं EG, तब वो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगा। व्हेयरएज जब T2G अनसिमेट्रिकल होगा, वो डिस्टॉर्शन थोड़ा कम होगा, उन्होंने बोला। अभी ये क्यों, अभी हम लोग ये देखेंगे। ये समझ में आया, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया। अभी इसको दिमाग में रखते हुए अभी हम लोग देखेंगे क्या है एक्चुअली। मैं एक ड्रॉ करता हूं, पकड़ लो ऐसा कुछ। ये गया हम लोग का EG ऑर्बिटल, ठीक है। मैं EG ऑर्बिटल पहले ड्रॉ करता हूं। अच्छा यहाँ पे ओके EG ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूं। EG, ये रह गया हम लोग का EG ऑर्बिटल। यहाँ पे कहीं पे हम लोग का T2G ऑर्बिटल भी है ना, तो T2G को भी हम लोग रखते हैं ऐसे। T2G की मैं बाद में आऊंगा। तो EG ऑर्बिटल हमेशा याद रखना, EG ऑर्बिटल हमेशा याद रखना। जब भी EG ऑर्बिटल, एक्चुअली हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली। EG ऑर्बिटल में हमेशा क्या होता है, ऐसे दो स्प्लिटिंग हो जाता है। दो स्प्लिटिंग क्यों? ये गया dx² - y² एंड dz², ये गया dz² dx² - y²। ऐसा स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है? पहली बात पकड़ लो, EG में ऐसा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी सोचो, अभी लिगैंड हम लोगों ने बोला हमेशा EG की तरफ अप्रोच करता है, तो जब भी लिगैंड EG की तरफ अप्रोच करेगा, पकड़ लो अभी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल का EG है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब भी अप्रोच करेगा लिगैंड टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल, क्या हो रहा है? लिगैंड हम लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ होता है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऐसा कुछ होता है ना, x² - y², और ये z² रहता है। हम लोग को पता है इधर से लिगैंड आ रहा है, हम लोग को ये बात पता है, इधर से लिगैंड आ रहा है। तो ये जो है z² और ये x² - y², लिगैंड हमेशा इस एक्सियल ऑर्बिटल्स की तरफ ही अप्रोच करता है। तो अभी देखो, तो ये जो x² - y², ये जो z², इसको अच्छे से देखो, लिगैंड का इंटरेक्शन किस ऑर्बिटल के साथ ज्यादा है? x² - y² के साथ ज्यादा है या फिर z² के साथ ज्यादा है? ऑब्वियसली लिगैंड का इंटरेक्शन x² - y² के साथ ज्यादा है, क्योंकि वहां पे टोटल 4 लोब मिल रहा है उसको। मतलब टोटल 4 लिगैंड 4 x² - y² लोब को रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? L लिगैंड सिर्फ 2 लोब को रिपेल कर रहा है, जो z एक्सिस में, z एंड -z में जो है उसको ही रिपेल कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में एक हो रहा है 4 तरफ से रिपल्शन, एक हो रहा है 2 तरफ से रिपल्शन। अभी बोलो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल जहां पे 2 बॉन्ड में रिपल्शन हो रहा है, ना कि 4 बॉन्ड में। 4 बॉन्ड में अगर रिपल्शन होगा, एनर्जी हमेशा याद रखना, रिपल्शन ऑलवेज इंक्रीजेस एनर्जी। तो 4 बॉन्ड में रिपल्शन हो रहा है, एनर्जी बहुत है। 2 बॉन्ड में रिपल्शन हो रहा है, एनर्जी हाई हो रहा है, लेकिन वो 4 बॉन्ड से तो कम हो रहा है। इसीलिए कुछ ऐसा सिचुएशन है। अभी सोचो इलेक्ट्रॉन है उसमें, अभी सोचो इसीलिए क्या होता है, ये जो लिगैंड का इंटरेक्शन है z² एंड x² - y² एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गया। अगर 2 चीज में सेम इंटरेक्शन ना हो तो एनर्जी तो सेम नहीं होगा ना। लिगैंड है और 2 ऑर्बिटल, पकड़ो लिगैंड कॉमन है और 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल के साथ लिगैंड का इंटरेक्शन अगर सेम टू सेम रहा, एकदम सेम एक्सटेंट में, तो एनर्जी सेम रहेगा। लेकिन अगर सेम ना हो तो फिर सेम, मतलब कौन सा 2 ऑर्बिटल, एक लिगैंड और 2 ऑर्बिटल, 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल बोल रहा हूं, मतलब एक ही एनर्जी लेवल में जो
ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के साथ कुछ की मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दूसरा ऑर्बिटल के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो एनर्जी भी तो एनर्जी अमाउंट का जो एनर्जी कंटेंट जो होगा वो भी तो डिफरेंट ही होगा ना। एग्जैक्टली वही इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी सोचो इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या होगा, अभी मेटल का Eg में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो पहले रैंडमली रख दिया था, कभी z² में 2, कभी x² माइनस y² में 1, कभी z² में 1, x² माइनस y² में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब लिगांड आ रहा है, वो देख रहा है मेटल कि लिगांड आ रहा है, अभी तो मेरा T2G सेट से Eg सेट के साथ उसका रिपल्शन ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कर रहा है इसीलिए। तो मुझे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी करना है, और जो रिपल्शन हो रहा है, लिगांड आ रहा है ना मेटल के साथ, जो रिपल्शन हो रहा है मेटल ऑर्बिटल के साथ, इसको भी मुझे मिनिमाइज करना है। तो मेटल ने सोचा अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन्स को z² ऑर्बिटल में रखूंगा तो मैं ज्यादा स्टेबल हूंगा। क्यों? देखो, अगर मैंने z² ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा तो z² नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि हम लोगों ने बोला क्योंकि z² का एनर्जी कम हो रहा है, मतलब z² इज स्टेबलाइज्ड मोर देन dx² माइनस y²। क्यों? देखा, क्योंकि dx² माइनस y² में क्या होता है, चार तरफ से इंटरेक्शन होता है, चार तरफ से इंटरेक्शन होता है, इसलिए उसका एनर्जी हाई हो जाता है और z² का एनर्जी लो हो जाता है। ये सिंपल बात समझ में आया। अभी अगर इलेक्ट्रॉन z² में रख दिया हम लोगों ने, तो अभी सोचो फिर भी सेम चीज, इलेक्ट्रॉन z² में 2 है, x² माइनस y² में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, चार, मतलब अभी लिगांड कहां पे ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, ज्यादा रिपल्शन फील करेगा x² माइनस y² में। अगर सोचो एक ही अगर उल्टा होता, अगर हम लोगों ने x² माइनस y² में 2 इलेक्ट्रॉन देते और z² में 1 इलेक्ट्रॉन देते, एक तो ऑलरेडी x² माइनस y² के साथ लिगांड का रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि 4 लूप है और z² में 2 लूप है। ऑलरेडी मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, x² माइनस y² में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और z में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा ना, उसका जो रिपल्शन का जो मतलब कंटेंट मतलब अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। तो अभी क्या कर रहा है, अभी और ज्यादा रिपल्शन कर रहा है, मतलब अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन x² माइनस y² में देंगे तो इट विल क्रिएट मोर रिपल्शन विद द अप्रोचिंग लिगैंड्स, व्हेयरएज हम लोग अगर z² में इलेक्ट्रॉन देंगे इट विल क्रिएट लेस रिपल्शन देन विद द इनकमिंग लिगैंड। क्यों? z में सिर्फ 2 ही लोग है और x² में टोटल 4 लोग है, इसीलिए हमेशा याद रखना, हमेशा ये वाला सिस्टम ज्यादा कॉमन है देन दिस। क्यों ये वाला सिस्टम क्यों कॉमन है? बिकॉज इसमें z² में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस दोनों में ही रिपल्शन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, z² की तरफ भी अप्रोच करता है लिगैंड, x² माइनस y² की तरफ भी अप्रोच करता है, तो दोनों में ही रिपल्शन हो रहा है। तो अभी मेटल सोचेगा नहीं दोनों में रिपल्शन हो रहा है, अभी मुझे अभी रिपल्शन को मिनिमम करना है, तो रिपल्शन तभी मिनिमम होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन z² में रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन x² माइनस y² में दे मेटल दे देगा तो ऑलरेडी x² माइनस y² में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आया, रिपल्शन और ज्यादा होगा, किसके बीच, जो 2 इलेक्ट्रॉन और लिगांड का जो इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा रिपल्शन होगा, तो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम। इसलिए मेटल ने सिलेक्ट किया कि नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन z² में रखूंगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो विद द लिगैंड, सिंपल। तो ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट होता है। और अगर दूसरा केस में ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट होगा जहां पे क्या करता है, जहां पे उल्टा हो जाता है, x² माइनस y² में देगा, इसमें ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके बाद ऐसा होने से तब क्या होगा, इसका जो पिक्चर है ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी जो स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा आएगा, देखो ये क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन। क्यों टेट्रागोनल इलोंगेशन? बिकॉज हम लोगों ने Z में 2 इलेक्ट्रॉन रखा, मतलब Z की तरफ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, Z की तरफ, क्योंकि 2 जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा, तो Z की तरफ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। अभी तुम लोग कंफ्यूज मत हो, अभी तो बोला Z में रखने से कम रिपल्शन होगा, ना अभी इन दोनों में ऑब्वियसली x² माइनस y² के साथ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है बोल के इसको हम लोगों ने ऊपर दिया, लेकिन अभी जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी सोचो ना 2 इलेक्ट्रॉन है तो लिगांड 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा रिपल्शन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लिगांड ज्यादा रिपल्शन करेगा। हाँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ा कम करेगा, लेकिन सोचो कम होने से भी टोटल 4 डायरेक्शन में रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, ओवरऑल अगर सम करोगे सब रिपल्शन का तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा ना, तो ओवरऑल ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन ईच बॉन्ड के बारे में सोचो, जो z² बॉन्ड है उसमें रिपल्शन ज्यादा हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, whereas x² माइनस y² में थोड़ा कम हो रहा है, क्यों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हुआ, z² एक्सिस में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है बोल के ये एक्सिस लंबा हो गया,
ये टेट्रागोनल इलोंगेशन हो गया। ऐसा एक पकड़ो ऑक्टाहेड्रल, इसको ऐसे खींच दो, जैसा स्ट्रक्चर आएगा इसको बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन। ये 4 बॉन्ड छोटा होगा, ये बॉन्ड लंबा होगा, ये बॉन्ड लंबा होगा, लॉन्ग होगा एंड वीक भी होगा। ये सब शॉर्ट होगा, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मींस कंपेयर टू दिस बिकॉज ऑफ टेट्रागोनल इलोंगेशन। सिंपल, ये लिगांड 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 लिगांड। सेम केस अगर यहां पे देखोगे, यहां पे अगर देखोगे तो देखो क्या होता है। सेम केस हमारे पास ऐसा ही कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में दे दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को जब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में दिया, अभी तुम लोग बोलो अभी क्या होगा। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली रिपल्शन ये 4 डायरेक्शन में ज्यादा होगा, और रिपल्शन इन 2 डायरेक्शन में थोड़ा कम होगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। इस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिगांड जब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की तरफ अप्रोच करेगा, ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, मतलब ये सब बॉन्ड लंबा हो जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम हो जाएगा, L L L L L। इसको बोलते हैं टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। याद रखना ये टेट्रागोनल इलोंगेशन जो है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। हम लोग कभी नहीं बोल सकते एक स्पीशीज में, अगर हम लोग इतना बोल सकते हैं एक स्पीशीज में यांटल डिस्टॉर्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कैसे, हम लोग ईजी को देखेंगे। अगर ईजी अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो याद रखना टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते, इन जनरल नहीं बोल सकते टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन होगा या फिर टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा। लेकिन मोस्ट कॉमन इलोंगेशन है। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, फिर भी मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं। मोस्ट कॉमन क्यों है, क्योंकि टेट्रागोनल इलोंगेशन में 2 इलेक्ट्रॉन z स्क्वायर में जाता है, और z स्क्वायर में जाने से रिपल्शन टोटल 2 साइड में होता है, z एक्सिस में, बाकी 4 एक्सिस में रिपल्शन कम होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबलाइज रहता है देन दिस स्ट्रक्चर। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में चला गया, मतलब टोटल 4 लूप में रिपल्शन होगा, whereas 2 लूप में रिपल्शन नहीं होगा। तो 4 लूप में रिपल्शन, 2 लूप में रिपल्शन, 4 लूप में रिपल्शन, 2 लूप में रिपल्शन। तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज होगा देन दिस। तो इसीलिए टेट्रागोनल इलोंगेशन इज मोस्ट कॉमन देन टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। इतना समझ में आया। तो याद रखना, यहां से एक बात याद रखने वाला है कि कब यांटिकल डिस्टॉर्शन होगा, जब भी अनसिमेट्रिकली फील्ड ईजी ऑर्बिटल मिलेगा तब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। अनसिमेट्रिकली ईजी फील्ड मतलब सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन, सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन, सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन। इसका एक और नाम है स्टैटिक डिस्टॉर्शन, स्टैटिक डिस्टॉर्शन, इसका एक नाम है स्टैटिक डिस्टॉर्शन। जब भी ईजी सेट अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, जब यांटिकल डिस्टॉर्शन होगा, तब इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन और स्टैटिक डिस्टॉर्शन। सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन मींस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन, मतलब हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सिंपल। तो अभी जो स्ट्रक्चर होगा, अभी ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, अभी ये एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये भी एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल प्योर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी ये दोनों स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये बात याद रखना, ये सब स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया। ओके, तो अभी देखो मैं दिखाता हूं, ये तो गया, अभी देखो क्या होता है। तो इधर गया इलोंगेशन, यहां पे क्या हो रहा है, टेट्रागोनल इलोंगेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन हो रहा है। अभी इसका अगर ईजी सेट को पकड़ लो, हमारे पास कुछ ईजी सेट है जिसमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इसको भूल जाओगे, हाँ इसको भूल जाओ। ईजी में कुछ पकड़ लो, ईजी में कुछ अनसिमेट्रिकल ईजी है, अनसिमेट्रिकल ईजी नहीं, सॉरी T2G, अनसिमेट्रिकल T2G। तो अनसिमेट्रिकल T2G होने से भी डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। याद रखना, ये डिस्टॉर्शन कुछ ऐसा होगा। इलोंगेशन में XY थोड़ा ऊपर चला जाता है, YZ ZX, और कंप्रेशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, XY YZ ZX, और XY नीचे आ जाता है, D XY नीचे आ जाता है। तो ये गया इलोंगेशन में, ये हुआ। यहाँ पे इलोंगेशन में कुछ ऐसा होगा,
T2G अगर सपोज पकड़ लो T2G में अनसिमेट्रिक है, तब इलोंगेशन जब होगा तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा, और कंप्रेशन जब होगा तब ऐसा कुछ सिस्टम होगा। लेकिन ये सब इतना स्मॉल है ना कि हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नॉट सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन, सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा T2G में सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन? हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब भी मेटल के साथ लिगांड बॉन्ड करता है, क्या देखा था? जब भी मेटल के साथ लिगांड बॉन्ड करता है, क्या ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा था लिगांड हमेशा एक्सिस की तरफ आता है। तो T2G ऑर्बिटल हम लोग को पता है इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स में, मतलब बिटवीन टू एक्सिस। T2G एक T2G लोग बिटवीन टू एक्सिस आता है, मतलब सिंपल बात है, ये एक्सियल ऑर्बिटल नहीं है। और ये भी बात हम लोग को पता है कि T2G के साथ लिगांड जब अप्रोच करता है, T2G के साथ एकदम मिनिमम इंटरेक्शन करता है। तो अगर मिनिमम इंटरेक्शन कर रहा है, तो अगर T2G के साथ अगर मिनिमम इंटरेक्शन कर रहा है, तो सोचो ना, अगर T2G अनसिमेट्रिकली फील हुआ भी, अनसिमेट्रिकली फील हुआ मतलब क्या है? ये जो जब भी लिगांड अप्रोच करेगा, थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन होगा ना T2G के साथ, थोड़ा बहुत तो होगा। मेन इंटरेक्शन EG के साथ रहता है, एक्सियल ऑर्बिटल। T2G के साथ थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत में क्या होगा? पकड़ लो ऐसा कुछ सिस्टम है, तो इसमें ये दोनों के साथ सेम इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन थोड़ा उसका चेंज होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो मतलब सिंपल बात है, अगर ऐसा कुछ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वो सब ऑर्बिटल के साथ इक्वली इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? थोड़ा एनर्जी सेपरेशन हो जाएगा, एनर्जी सेपरेशन हो जाएगा, क्लियर? लेकिन हम लोग बोल रहे हैं इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको इतना प्रोमिनेंट नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि एज वो बॉन्डिंग में पार्ट, T2G बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो रहा है उसमें T2G पार्ट ही नहीं लेता है, तो उसमें डिस्टॉर्शन होने से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ जाएगा बोलो? एक तो वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, अगर उसमें डिस्टॉर्शन आ भी जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है उसमें इतना क्या डिस्टॉर्शन आ जाएगा? इतना भी ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा, जो एकदम नोटिसेबल नहीं होगा। ये डिस्टॉर्शन एकदम नोटिसेबल ही नहीं है। ये डिस्टॉर्शन को नोटिस करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर चेंज करके हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, कंपाउंड को फ्रीज करना पड़ता है, उसके बाद हायर टेम्परेचर में हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन मिल सकता है। अगर उसमें EG सिमेट्रिकल है, तो कोई कंपाउंड में पकड़ लो EG सिमेट्रिकल है और T2G अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें क्या हम लोग स्प्लिटिंग ऑब्जर्व करेंगे क्या, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या वो डिस्टॉर्टेड होगा या नहीं होगा? हम लोग बोल सकते हैं वो स्लाइटली डिस्टॉर्टेड होगा फॉर सेफ्टी, लेकिन हम लोग वो डिस्टॉर्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि T2G में डिस्टॉर्शन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि T2G में बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लिगांड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है T2G, क्योंकि वो अलग डायरेक्शन में रहता है, क्लियर? इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट लिगांड जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा बहुत ही कम होगा, तो वो कम हम लोग नेग्लेक्ट ही करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में ही पार्ट नहीं ले रहा है। तो इस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं डायनामिक डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं? डायनामिक डिस्टॉर्शन। ये टेम्परेचर रिलेटेड है, याद रखना। तो ये ऑब्जर्व किया गया जनरली, ये जब भी T2G डिस्टॉर्ट होता है तब इसको डायनामिक डिस्टॉर्शन ही बोला जाता है, whereas वो जब EG होगा तब स्टैटिक डिस्टॉर्शन होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, T2G जब डिस्टॉर्ट होगा तब उसको डायनामिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं, EG जब डिस्टॉर्ट होगा तब उसको क्या बोलते हैं? तब क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक डिस्टॉर्शन। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया कि कोई कंपाउंड में सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन हो रहा है क्या? तो सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन हो रहा है क्या मतलब क्या है? मतलब तुम लोग को सोचना होगा वहां पे EG अनसिमेट्रिकल है क्या, ठीक है? वहां पे स्लाइट डिस्टॉर्शन हो रहा है क्या, मतलब तुम्हें बोल रहा है T2G सिमेट्रिक है या फिर अनसिमेट्रिक है। समझ में आया? कैसे क्या होता है यहाँ का डिस्टॉर्शन, कैसे ये डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है? तो हम लोग अगर समराइज करेंगे इसको, समराइज अगर करेंगे 5 ऑर्बिटल को, अगर यहाँ का डिस्टॉर्शन हो रहा है पकड़ लो, तो ये गया EG, ये गया XY, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² DZ²। तो ये टूट के हो जाएगा DX² माइनस Y², ये हो जाएगा DZ², ये हो जाएगा DXY, DYZ, DZX। ये पूरा है टेट्रागोनल इलोंगेशन का ऑर्बिटल, टेट्रागोनल इलोंगेशन के लिए, टेट्रागोनल इलोंगेशन के लिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये EG स्प्लिट करेगा 2 भाग में, T2G स्प्लिट करेगा 2 भाग में, लेकिन ये स्प्लिटिंग वीक होगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इसको कभी कभी फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसको स्प्लिटिंग नहीं दिखाने से भी होता है।
लेकिन इसका स्प्लिटिंग दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका मेन है एक्चुअली। यहाँ पे ईजी अनसिमेट्रिकल होने से यांटेलर डिस्टॉर्शन होगा ही। यहाँ फॉर यांटेलर डिस्टॉर्शन याद रखना, मेन जो बात है अनसिमेट्रिकल ईजी, अनसिमेट्रिकल ईजी होना ही पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल ईजी होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होने के लिए अनसिमेट्रिकल ईजी होना पड़ेगा। क्लियर? ओके, पकड़ लो। एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, पकड़ लो। ऐसा कुछ कॉपर 2, जिसमें कॉपर D9 सिस्टम है, कोई भी कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स D9 सिस्टम मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसा है। तो ये देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसमें यांटेलर डिस्टॉर्शन होगा क्या? यस, जेटी डिस्टॉर्शन होगा। इसमें जेटी डिस्टॉर्शन होगा, सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन होगा। क्यों? यहाँ पे ईजी अनसिमेट्रिकल है। देखो ये फिर से टूटेगा, x² - y² ऊपर जाएगा और z² नीचे आएगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स में हम लोग यांटेलर डिस्टॉर्शन नोटिस करेंगे। क्लियर? ओके, तो अभी देखो एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को देता हूं यांटेलर डिस्टॉर्शन का। एक क्वेश्चन है, एक किसी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। एक CuF2 क्रिस्टल है, CuF2 क्रिस्टल है जहां पे कॉपर 2+ स्टेट में है, कॉपर 2+ आयन स्टेट में है। उन लोगों ने बोला कॉपर आयन इज इन 6 कोऑर्डिनेशन। मतलब उन लोगों ने बोला कॉपर जो है उसने टोटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेडी किया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 कोऑर्डिनेशन with 4 F- ions at a distance 1.93 angstrom and 2 F- ions at a distance 2.27 angstrom। इसका मतलब क्या है? देखो कॉपर 2+ मतलब क्या है? कॉपर 2+ मतलब मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा था D9 कॉम्प्लेक्स। कॉपर 2+ मतलब D9 कॉम्प्लेक्स। D9 मींस क्या है? 5। D9 मींस क्या है? D9 मींस कुछ ऐसा है, मैंने अभी दिखाया था। D9 में कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ईजी अनसिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे यांटेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है, कॉपर F के साथ ये 4 जो F है, ये 4 F के साथ उसका बॉन्ड डिस्टेंस है 4 F के साथ 1.93, मतलब ये सब सेम है। और ये जो दो बॉन्ड है इसको 2.27 ज्यादा बोल रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे टेट्रागोनल इलोंगेशन हुआ। क्या हुआ? टेट्रागोनल इलोंगेशन ड्यू टू यांटेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे टेट्रागोनल इलोंगेशन हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। देखो ये दो बॉन्ड लंबा है का मतलब क्या है? लंबा का मतलब यहाँ पे टेट्रागोनल इलोंगेशन हुआ। अगर बोलता ये सब लंबा है तो हम लोग बोलते यहाँ पे टेट्रागोनल कंप्रेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे टेट्रागोनल इलोंगेशन हुआ। तो ये हम लोग यांटेलर से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसा डिफरेंट सेम है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का सबका बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दो बॉन्ड लंबा हो गया, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों? बिकॉज ऑफ यांटेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे फिर से स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग होके z² हो जाएगा स्टेबलाइज, dz² हो जाएगा स्टेबलाइज, dx² - y² हो जाएगा डिस्टेबलाइज। क्यों स्टेबलाइज हो रहा है dz²? क्योंकि मेटल 2 इलेक्ट्रॉन dz² में फेंक रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन x² - y² में फेंक रहा है टू मिनिमाइज द ओवरऑल रिपल्शन इन द मॉलिक्यूल। अभी जब लिगैंड आ रहा है तो वो देख रहा है z² में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा रिपेल कर रहा है, लंबा हो रहा है, और x² - y² में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिपल्शन होगा देन z²। तो वहां पे टोटल 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मिला के बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सोचो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता अगर x² - y² में तो कितना ज्यादा रिपल्शन होता, तो मॉलिक्यूल और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता। तो उसी को मतलब थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन को z² में डाल देता है ताकि थोड़ा तो रिपल्शन कम होगा। सिंपल। तो ये गया हम लोग का एक क्वेश्चन यांटेलर डिस्टॉर्शन का। क्लियर? एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, Which of the following ligands
of the following ligands F minus Cn minus H2O and NO2 will form significantly distorted octahedral complexes. Distorted octahedral complexes with cobalt 2 complex with cobalt 2. तो तुमको बोला कि कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स है, हम लोग को डिस्टॉर्टेड कौन सा लिगांड कोबाल्ट 2 के साथ रहने से हमारे पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल है मतलब सब लिगांड 6 है कोबाल्ट के साथ। मैं कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर लेता हूं। कोबाल्ट F6 होगा, कोबाल्ट F6 होगा। यहाँ पे क्या F कोबाल्ट 2 में है ना, तो मतलब यहाँ पे 4 माइनस होना पड़ेगा। 4 माइनस होने से कोबाल्ट +2 में जाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट आएगा Cn6 के साथ, Cn6 मींस -6 2 में आना होगा, तो यहाँ पे भी 4 माइनस होना पड़ेगा क्योंकि -6 ये गया +6 +2। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी एक और कम लिखता हूँ, ये तो न्यूट्रल लिगांड है 6, तो यहाँ पे आएगा +2। NO2 फिर से है हमारा -1 -6 -4 +2 के -4 है ना, -6 +6 +2। तो ये गया कॉम्प्लेक्स। ये 4 कॉम्प्लेक्स सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अभी बोल रहा है कौन ये आउट ऑफ दिस फोर कौन सा वाला डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा वाला डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ये इजी है, पहले निकालो। कोबाल्ट इसमें किसमें, कोबाल्ट +2 में। कोबाल्ट +2 मींस D7, हर एक में वो D7 में ही है, कॉमन है D7 में। अभी हम लोग को इसको ऐसे निकालना होगा, ऐसे निकालना होगा, ऐसे निकालना होगा। देखो सबका Eg में कितना है, T2T कितना है, ये देखना होगा, तब हम लोग इजीली बोल सकते हैं। इसका D7 है। F एक वीक लिगांड है। वीक लिगांड मींस del इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। del स्मॉलर, वीक लिगांड 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। Cn वेरी स्ट्रॉन्ग लिगांड, del इज हायर देन पेयरिंग एनर्जी, 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, del इज हायर, यहाँ पे पेयरिंग होगा, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ। यहाँ पे क्या होगा, D7 सिस्टम लेकिन वीक लिगांड। एक वीक लिगांड मींस del लेस देन P, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे पहले ऊपर जाएगा 5 6 7। क्लियर। यहाँ पे NO2 फिर से स्ट्रॉन्ग लिगांड, मतलब del ग्रेटर देन P होगा, मतलब यहाँ पे भी पेयरिंग स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ पे है Eg अनसिमेट्रिकल, Eg अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे भी Eg अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पे हो रहा है डायनामिक डिस्टॉर्शन। इसके वजह से स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। डिस्टॉर्शन यहां पे हो रहा है डायनामिक डिस्टॉर्शन। ये दोनों केस में, ये केस और ये केस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये लिगांड और ये लिगांड जब कॉम्प्लेक्स कर रहा है कोबाल्ट 2 के साथ, हमारे पास सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन हो रहा है। सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन हो रहा है, यहां पे भी सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन हो रहा है। क्यों सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन? बिकॉज Eg अनसिमेट्रिकल। हम लोगों ने देखा यांटला ने क्या बोला, जब Eg अनसिमेट्रिकल होगा तब कोई डिस्टॉर्शन सिग्निफिकेंट होगा। क्यों डिस्टॉर्शन सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा Eg बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहता है लिगांड के साथ, इसीलिए जब Eg अनसिमेट्रिकल होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, वो डिस्टॉर्शन हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये होगा सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन, ये होगा सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन, ये सब डायनामिक डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं हम लोग को कि कहां पे डायनामिक डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो आंसर तब ये होगा, ये याद रखना सिंपल। तो तब तुम लोगों को लिगांड को देखना है, लिगांड का स्ट्रेंथ के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन पुट करो, उसके बाद निकालो, जहां पे अनसिमेट्रिकल मिलेगा वही होगा, जहां पे Eg अनसिमेट्रिकल मिलेगा वहां पे सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन होगा।
क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा, इस टाइप का एग्जाम्पल तुम लोग को और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी भी बुक में कहीं पे भी तुम लोग को ऐसा एग्जाम्पल्स मिल जाएगा, यानी के ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं तुम लोग को, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक और एग्जांपल कुछ ऐसा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर एक्सपेक्टेड। तुम लोग क्वेश्चन लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, Cr CN6 4 minus Mn H2O6 2 plus Cr H2O6 2 plus Ti H2O6 3 plus। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, which of the following octahedral complexes are expected to show very weak tetragonal distortion। very weak tetragonal distortion मतलब समझ में आ गया, very weak tetragonal distortion बोला, क्या बोला, very weak tetragonal distortion बोला, very weak tetragonal distortion बोला। मतलब क्या है, मतलब है वो लोग ईजी के बारे में नहीं चाह रहे, अभी वो लोग चाहते हैं तुम लोग बोलो कि T2G के बारे में कुछ बोलो, T2G के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। यहाँ पे देखो तो कॉपर कितना स्टेट में है, कॉपर +2 में है, कॉपर +2 में है, मैंगानीज +2 में है, +2 में है, कॉपर +2 में है, यहाँ पे टाइटेनियम +3 में है। तो यहाँ पे कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, कॉपर नहीं है, क्रोमियम है, क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 मींस D4, मैंगानीज +2 मींस D5, D5 है क्या मैंगानीज, D5 +2 मींस D5 है, यस। क्रोमियम फिर से +2, यस फिर से +2, यहाँ पे D4, यहाँ पे टाइटेनियम D1 सिस्टम में है। तो अभी इसको पुट करो ना, क्या है, ऐसे ही जस्ट हम लोग को पुट करना है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही T2G ड्रॉ करो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल निकालो, इजीली मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, D4, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, यहाँ पे डेल, ये जस्ट देखना होगा, डेल ग्रेटर देन Pa, वो वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन देना है, 1 2 3 4, यहाँ पे डेल छोटा है, यहाँ पे डेल छोटा है P से, यहाँ पे कितना 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, मतलब डेल छोटा है, पेयरिंग एनर्जी बड़ा है, सॉरी यहाँ पे डेल बड़ा था ना, हम लोगों ने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे डेल बड़ा था तो मतलब पेयरिंग होगा, ऐसा कुछ, स्ट्रॉन्ग लिगैंड डेल बड़ा है तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, ऐसा कुछ होगा। वीक लिगैंड डेल छोटा है मतलब ऊपर जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, वीक इलेक्ट्रॉन मींस डेल छोटा होगा P से, वीक इलेक्ट्रॉन डेल छोटा है तो मतलब क्या होगा, D4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, क्लियर। और यहाँ पे D1 ये वाला, इसमें तुम डेल छोटा बोलो बड़ा बोलो, यहाँ पे H2 है, H2 वीक लिगैंड है तो डेल छोटा ही होगा, H2 वीक लिगैंड है डेल छोटा है, H2 वीक है डेल छोटा है, H2 वीक है डेल छोटा है, CN स्ट्रांग है डेल बड़ा ही तो दिख रहा है, डेल तो बड़ा ही है। और क्रोमियम है ना, क्रोमियम +2 है, +2 मतलब D4 सिस्टम, D4 सिस्टम है तो मतलब पेयरिंग होगा, 1 2 3, ओके। तो अभी बोलो कहाँ डायनामिक, मतलब कहाँ वीक हो रहा है, वीक टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन मींस डायनामिक डिस्टॉर्शन, तो ये कॉम्प्लेक्स में होगा और ये कॉम्प्लेक्स में होगा। देखो ये पूरा सिमेट्रिकल है तो ये तो केस आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है, ये नहीं आ रहा है, और ये अनसिमेट्रिकल है लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सिग्निफिकेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेटी डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रॉन्ग जेटी डिस्टॉर्शन होगा। अगर क्वेश्चन बोलता सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पे होगा तो मैं बोलता यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ईजी अनसिमेट्रिकल है। लेकिन वीक डिस्टॉर्शन यहाँ पे होगा, वीक डिस्टॉर्शन यहाँ पे होगा एंड वीक डिस्टॉर्शन यहाँ पे होगा। क्यों, यहाँ पे T2G अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे वीक टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होगा। यहाँ पे उन लोगों ने नहीं बोला कंप्रेशन इनोवेशन, नहीं बोला, जस्ट बोला टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। हम लोग को पता है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन क्या होता है, जब T2G अनसिमेट्रिकल होता है तब वीक डिस्टॉर्शन होता है, ये बात याद रखना। ये तो सीन में ही नहीं है क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं है, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, पकड़ लो, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स होगा। क्वेश्चन था, मैं बोलता हूं तुम लोग को। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पकड़ लो कुछ ऐसा, क्रोमियम H2O 6 2+ एंड कोबाल्ट NH3 6 2+,
इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और या फिर तुम लोग को बोलेगा लिगैंड्स आर लेबाइल। लेबाइल मींस इजीली सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे हम लोग इसको। दो टर्म होता है, एक थर्मोडायनामिक टर्म, एक काइनेटिक टर्म, उसको बोलते हैं इनर्ट एंड लेबाइल। इनर्ट एंड लेबाइल में मैं इतना अंदर नहीं जा रहा हूं, जस्ट याद रखना लेबाइल मींस वो लिगैंड इजीली जा सकता है, छूट सकता है। तो ये दोनों कैसे ऐसा, क्यों ऐसा हो सकता है? देखो क्रोमियम +2 में है, यहाँ पे कोबाल्ट +2 में है। क्रोमियम +2 मींस D4, कोबाल्ट +2 मींस D7। इसका क्या होगा देखो, यहाँ पे D4 है, दोनों ये वीक लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। दिस इज वीक लिगैंड, ये वीक लिगैंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो वीक लिगैंड के बाद 4 इलेक्ट्रॉन देना है। वीक लिगैंड मींस याद रखना डेल छोटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 T2G Eg में। यहाँ पे क्या होगा, ये तो T2G गया हम लोग का, ये Eg, ये गया T2G, ये गया Eg। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड मतलब क्या है, डेल ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, अभी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। 1 2 3 6 हुआ, अभी जाएगा 1। अभी दोनों में ही देखो Eg अनसिमेट्रिकल है, दोनों में ही क्या है, Eg अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है, दोनों में ही स्ट्रॉन्ग टेट्रागोनल डिस्टोर्शन होगा। टेट्रागोनल डिस्टोर्शन अगर होता है तो यहाँ पे टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, टेट्रागोनल इलोंगेशन भी हो सकता है। अगर इलोंगेशन होता है, पकड़ लो इलोंगेशन हुआ, तो इलोंगेशन होने से अगर क्रोमियम H2O ऐसा कुछ है, H2O तो ये 2 बॉन्ड लंबा होगा, सिमिलरली अगर कोबाल्ट NH3 के साथ बॉन्ड किया है, ये 4 बॉन्ड पूरा सेम रहेगा। अगर टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है तो ये 2 बॉन्ड लंबा होगा, वो Z2 वाला कॉन्सेप्ट। तो ये 2 बॉन्ड अगर लंबा होगा, हम लोग बोल सकते हैं ये 2 बॉन्ड कंपैरेटिवली 4 बॉन्ड से वीक है, ये 2 बॉन्ड कंपैरेटिवली 4 बॉन्ड से वीक है। तो अगर ये 2 बॉन्ड, अगर ये 6 बॉन्ड इक्वल नहीं है, मतलब ये 2 बॉन्ड वीक है इन चारों से, तो ऑब्वियसली दे कैन बी रिप्लेस्ड, दिस बॉन्ड कैन बी इजीली रिप्लेस्ड और इजीली सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर ग्रुप्स, क्योंकि बॉन्ड तो वीक है ना यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। अगर पकड़ो यहाँ पे यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं होता तो ये सब बॉन्ड 6 बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, यहाँ पे 6 बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, 2 बॉन्ड वीक है बिकॉज ऑफ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। इसलिए इन सब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में पार्ट लेगा, मतलब इजीली सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये 2 बॉन्ड वीक है, ये 2 बॉन्ड लंबा है, वीक है, तो इजीली इसको रिप्लेस करना इजी होगा। whereas ये 4 बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये सब रिप्लेसेबल नहीं है। जो वीक बॉन्ड होगा उसको ही हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इजीली छूट जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये ऐसा कॉम्प्लेक्स लेवाइल कॉन्सेप्ट, लेवाइल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? तो ये एक और मतलब साइड गया इस टाइप का प्रॉब्लम, मतलब यहां पे लगा बहुत सारा प्रॉब्लम है, तुम लोग कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो और ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम मैं दिखाता हूं। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में यांटेला डिस्टॉर्शन नहीं रहता है, तो ये हम लोग को पता चलेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देख के। याद रखना यांटेला, ये सब यांटेला का एप्लीकेशन है, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, याद रखना यांटेला डिस्टॉर्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। जैसे ऐसा एक कॉम्प्लेक्स TiH2O6, इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सिर्फ D1 एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स देखोगे इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है। कहां पे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर इसका स्पेक्ट्रम देखोगे, इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आएगा एक पीक यूवी विजिबल में। क्यों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है ना, टीआई में तो देखो एक ही ट्रांजिशन है, टीआई में सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है। जब इसको लाइट देंगे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो ये गया इसका ग्राउंड स्टेट, ये गया इसका एक्साइटेड स्टेट। अभी देखो एक ग्राउंड स्टेट में डायनामिक क्या कर रहा है? डायनामिक डिस्टॉर्शन कर रहा है, डायनामिक डिस्टॉर्शन कर रहा है। Whereas in excited state ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन करेगा, इसमें यांटेला डिस्टॉर्शन होगा। ये डायनामिक डिस्टॉर्शन का हम लोग यांटेला डिस्टॉर्शन कभी-कभी नहीं बोलते, मैंने बोला कि, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग यांटेला डिस्टॉर्शन। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जो Eg है वो अनसिमेट्रिकल है, Eg अनसिमेट्रिकल
इन एक्साइटेड स्टेट, whereas in ground state इसका Eg में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। एक्साइटेड स्टेट में Eg अनसिमेट्रिकल हो गया। अभी ये फिर से स्प्लिट होगा, पकड़ लो dz² एंड dx² माइनस y²। तो अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो पहले एक ट्रांजिशन पॉसिबल था, यहाँ से यहाँ तक गया, एक ही ट्रांजिशन, इससे एक ही वैल्यू आएगा, मतलब स्पेक्ट्रम में एक ही वैल्यू आना था। लेकिन ब्रॉड क्यों आया? ब्रॉड का रीजन और भी है, लेकिन एक रीजन है ब्रॉड क्यों आता है, इसका एक रीजन यांटेलर डिस्टॉर्शन भी है। क्यों? Ti-H26 का ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है यूवी में, ये भी एक रीजन है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ट्रांजिशन, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजिशन नहीं, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशन आ रहे हैं। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ तक गया, अभी यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से फिर से यहाँ में जा सकता है, मतलब देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन पॉसिबल। दैट्स व्हाई स्पेक्ट्रा कुछ ब्रॉड जैसा है, सिर्फ इसी के लिए ब्रॉड नहीं आता है, लेकिन इट इज वन ऑफ द रीजन। तो ऐसा याद रखना, कोई चीज ग्राउंड स्टेट में टेट्रा मतलब यांटेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन वही चीज एक्साइटेड स्टेट में शो कर सकता है, याद रखना है बात। तो ये गया यांटेलर के ऊपर, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये क्लास लेने मतलब जितना लूंगा उतना खत्म ही नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, यांटेलर डिस्टॉर्शन के ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बोलो। बाकी पूरा ये तीनों क्लास ही देखना, जितना जितना क्लास दिया मैंने, सीएफटी के ऊपर जितना भी क्लास हो रहा है सब देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।